डीजल कार लें कि पेट्रोल या सीएनजी कार लें या फिर ईवी कार को ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोज एंड कॉन्स एक इलेक्ट्रिक कार को लेने के। जी हाँ, आपके दिमाग में होगा इलेक्ट्रिक कार को लेने से क्या आपको फायदा है, क्या नुकसान है। ऐसी बहुत सारी आशंकाएं आपके दिमाग में होंगी। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि ईवी को लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, बट इस वीडियो से ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ईवी की हर बात इलेक्ट्रिक व्हीकल टॉक्स के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव अग्रवाल आपका होस्ट स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिक व्हीकल टॉक्स पे। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लें कि नहीं लें। जैसा कि आपने इंट्रो में देखा, मैंने आप लोगों को बताया है कि आप डीजल लें कि आप पेट्रोल या सीएनजी लें या इलेक्ट्रिक लें। देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात है, जैसे कि बहुत सारे स्टेट्स की गवर्नमेंट्स पोल्यूशन के रहते पेट्रोल और डीजल की एंड ऑफ लाइफ को डिटरमिन कर रही है और इनफैक्ट धीरे धीरे उनको खत्म भी करने की कोशिश हो रही है। उसी तरह से हो सकता है सीएनजी में भी ये चीज होने लगे और इनफैक्ट सीएनजी की कॉस्ट जिस स्पीड से बढ़ रही है उस स्पीड से सीएनजी लेने का बेनिफिट भी नहीं नजर आ रहा है। उसमें मेंटेनेंस कंपोनेंट भी बहुत ज्यादा है और किस व्हीकल का क्या कॉस्ट है, क्या उसका बेसिकली कंपैरिजन है, इसके लिए एक मैंने कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो बना रहा हूं मैं। मे बी वो हो सकता है हमारे चैनल पे आ गया होगा, नहीं आया होगा तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। एक महा कंपैरिजन मैं क्रिएट कर रहा हूं जिसमें ईवी, पेट्रोल, डीजल और सीएनजी को हम कंपेयर कर रहे हैं, वो भी एक कार के मॉडल को, जिससे कि आप उसको इजीली समझ पाए, क्योंकि उस एक कार की कॉस्ट ऑफ ओनरशिप से लेकर के एंड ऑफ द लाइफ ऑफ व्हीकल को हम उससे इजीली समझ पाएंगे। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं प्रोज एंड कॉन्स ईवी के। देखिए, हर चीज के कुछ प्रोज होते हैं और कुछ कॉन्स भी होते हैं। तो क्या प्रोज हैं और क्या कॉन्स हैं ईवी लेने के, वो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करूंगा। बट उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया है तो 1 सेकंड लगता है, जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को भी एनेबल कर लीजिए ऑल पे सेलेक्ट करके, जिससे कि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। तो बात करते हैं सबसे पहले प्रोज के बारे में। कॉन्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, बट पहले डिस्कस करते हैं प्रोज के बारे में। सबसे पहला प्रो है आपकी लेसर कॉस्ट ऑफ रनिंग है और वो अच्छा खासा पैसा बचाती है। अगर कोई भी आप एक गाड़ी ले रहे हैं, मान लीजिए ये गाड़ी भी ले रहे हैं, तो इस लेवल की गाड़ी को अगर आप डीजल या पेट्रोल किसी में भी चलाएंगे तो 8 रुपए से 10 रुपए किलोमीटर से कम आपकी रनिंग कॉस्ट नहीं आएगी। बट अगर इसको आप घर पे चार्ज करके चलाएंगे, जो कि हम 90 से 95% टाइम हम घर पे ही चार्ज करते हैं, हम आउट स्टेशन नहीं जाते हैं, 5 या 10% टाइम हम आउट स्टेशन ट्रिप्स करते हैं, तो 90% टाइम आपने सिटी में ही ट्रेवल करते हैं। दैट मीन्स कि आप इसको घर से चार्ज कर सकते हैं और 1 रुपए से 1.25 रुपए, मैक्सिमम 1.5 रुपए, डिपेंडिंग ऑन आप किस तरह ड्राइव कर रहे हैं, आपकी कॉस्ट आएगी इस ईवी को चलाने की। तो ये सबसे पहला, सबसे मेन पॉइंट है, सबसे मेजर पॉइंट है गाइस। क्योंकि आप सोचिए ना, अगर आप 1 लाख किलोमीटर एक गाड़ी को चलाते हैं और आप उसके अंदर 7 रुपए बचा रहे हैं, दैट मीन्स आपने 7 लाख रुपए की सेविंग कर ली। क्या आप पेट्रोल में, डीजल में या फिर सीएनजी में कोई सेविंग करते हैं? उसमें तो गाड़ी की जो कॉस्ट है वो डेप्रिशिएट होती जाती है और आपको रनिंग कॉस्ट तो देनी ही पड़ती है। ये मेरे को आप सोच के बताइएगा, कमेंट करिएगा जरूर इस बारे में कि आपको सेविंग किसी में होती है, कोई भी ऐसी चीज है जो आपके पैसे बचा रही है? नहीं, सिर्फ ईवी में आप पैसे बचाएंगे। सीएनजी में पैसे बचते थे पहले जब सीएनजी की कॉस्ट कम थी, बट अब सीएनजी की कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है और कंपैरेटिवली उसकी मेंटेनेंस बहुत ज्यादा होती है, तो लगभग वो पेट्रोल के बराबर ही पड़ जाती है। दूसरा है लॉट्स ऑफ सब्सिडी एंड लेस टैक्स। इंडिया में ज्यादातर स्टेट सब्सिडी दे रहे हैं और सब्सिडी नहीं भी दे रहे हैं तो गवर्नमेंट इन व्हीकल्स पे मैन्युफैक्चरर को भी टैक्स कम लगा रही है, सिर्फ 5% का टैक्स लगा रही है। बाकी व्हीकल्स के ऊपर आपका टैक्स 40% तक जाता है, 28% से लेकर 40%, 50% तक टैक्स जाता है, तो उससे उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। गुड फॉर एनवायरनमेंट, ऑल्दो इस बारे में बहुत से लोग कुछ ना कुछ कमेंट करेंगे कि एनवायरनमेंट के लिए गुड है कि नहीं है, बट आप खुद ही से सोच सकते हैं कि एनवायरनमेंट के लिए गुड है। और अगर आप पूरी तरह से एनवायरनमेंट के लिए इसको बेस्ट बनाना चाहते हैं तो आप इसको चला सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपए का भी खर्चा नहीं होगा और वो चला सकते हैं आप सूरज की मदद से। जी हाँ, सोलर पैनल डिप्लॉय करके आप उसको चला सकते हैं। और इससे रिलेटेड भी एक मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया है, मैंने कंप्लीट कंपैरिजन बताया है कि अगर आप गाड़ी लेने के साथ साथ अगर आप सोलर पैनल्स भी आप इंस्टॉल करा लेते हैं एज
कॉस्ट जो कि आप उसको साथ में लेकर के चल रहे हैं, इन दैट केस आप इस पे काफी सारी बचत कर सकते हैं। लास्ट प्रो है इसका लेस मेंटेनेंस कॉस्ट। जी हाँ, लेस मेंटेनेंस कॉस्ट, सर्विस वाली मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होगी और बाकी की जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी आपकी कंपैरेटिवली काफी कम होंगी इन केस ऑफ एन ईवी एज कंपेयर टू कोई डीजल, पेट्रोल या सीएनजी व्हीकल। ये आप कंफर्म मान के चलिए, इस चीज को मैं डायरेक्टली भी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। सिर्फ सर्विसिंग की कॉस्ट कम नहीं होगी, जो कंपोनेंट्स लगेंगे, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा कंपोनेंट्स ही नहीं है, तो कंपोनेंट्स की कॉस्ट तो ऑटोमेटिकली कम होगी। जब कंपोनेंट्स ही नहीं है उतने ज्यादा, उस हिसाब से आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट गिर जाती है। इसमें टायर्स और ब्रेक्स की लाइफ भी बढ़ जाती है अगर आप प्रॉपर रीजनरेशन का यूज करते हैं, तो यहाँ भी आपकी कॉस्ट में बचत होती है। तो अब बात करते हैं कॉन्स के बारे में। आप कह रहे होंगे कि सारे प्रोज ही प्रोज बता दिए, कोई कॉन भी है कि नहीं। जी हाँ, बिल्कुल कॉन है, और वो है भी या नहीं है कि नहीं है वो मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। मैं अपना ओपिनियन बताऊंगा और आपसे कॉन शेयर करूंगा जो कि बाकी सारे लोग कह रहे हैं। उसमें सबसे पहला कॉन जो लोगों को लगता है, मुझे नहीं लगता है, वो है लैक ऑफ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। मैंने दोस्तों इससे 7000 किलोमीटर आउट स्टेशन ट्रेवल किया जब से ये गाड़ी मैंने ली है, और अगर आप प्रॉपरली प्लान करके जाते हैं ना तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं मानता हूँ कि चार्जर्स खराब हैं, चार्जर्स बहुत सारे एक्टिवेटेड नहीं है, बट फिर भी जितने चार्जर्स हैं वो सफिशिएंट है, उससे आपका काम हो जाता है। और बहुत साल पहले पेट्रोल पंप्स भी इसी स्टेट में थे, बहुत जगहों पे पेट्रोल पंप्स नहीं अवेलेबल होते थे, लोग सोचते थे जाएं कि नहीं जाएं। सेम चीज सीएनजी के साथ भी थी, बट वो सारी चीजें धीरे धीरे करके ठीक हो जाती हैं। वैसे ही चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक हो जाएगा। और एक चीज सोच के चलिए, आप चार्जिंग की आपको कब जरूरत पड़ेगी? जब आप आउट स्टेशन ट्रेवल करेंगे। जब आप लोकली ट्रेवल कर रहे हैं तो चार्जिंग की जरूरत ही नहीं है आपको, और 90% टाइम आप चाहे कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, आप लोकल ही ट्रेवल करते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये कोई इशू नहीं है, कोई कॉन नहीं है, बट लोगों को लगता है, इसलिए मैंने इसको कॉन बताया है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या आपको ये कॉन लगता है कि नहीं लगता है। दूसरा है होम चार्जिंग फैसिलिटी ना होना। हाँ, ये डेफिनेटली एक बहुत माइनस पॉइंट है, क्योंकि अगर आप फ्लैट में रह रहे हैं और वहां पे वो अलाउ नहीं कर रहे हैं आपको चार्जर डिप्लॉय करना, तो वो एक प्रॉब्लम का विषय है। बट मुझे लगता है ओवर टाइम धीरे धीरे करके गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालेगी और सोसाइटी इसको इंस्ट्रक्ट करेगी कि वो एक चार्जिंग फैसिलिटी लगाएं, क्योंकि अगर आप इसको बाहर चार्ज करके चलाएंगे तो ना तो वो बैटरी हेल्थ के लिए अच्छा है, ना ही वो आपकी जेब के लिए अच्छा है, आप उसमें कॉस्ट नहीं बचा पाएंगे। तो होम चार्जिंग होना बहुत जरूरी है। तो ये इसका पहला कॉन है जिससे मैं भी अग्री करता हूं। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट करके बताइएगा। तीसरा कौन है दोस्तों, अगर आप एक रिमोट एरिया में रहते हैं और वहां इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो ये भी एक कौन हो सकता है, बट आप उसको ओवरकम कर सकते हैं सोलर पैनल्स लगा के, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। तो ये कौन है भी और नहीं भी, मैं इसमें न्यूट्रल हूं, मैं इसमें दोनों तरफ से सहमत हूं। आपका क्या पक्ष है आप मुझे बताइएगा। अगला कौन जो लोगों को लगता है, बट मेरा ओपिनियन डिफरेंट है, मैं उस पर विश्वास नहीं करता, वो है लाइफ ऑफ बैटरी, जिसमें मैं आपको एक चीज के लिए अपडेट करना चाहूंगा। आज की डेट में ज्यादातर कंपनियां, इनफैक्ट सभी कंपनियां लाइफ टाइम वारंटी दे रही है, मतलब 15 साल की इसकी लाइफ मानी जाती है आरटीओ के हिसाब से, तो लाइफ टाइम वारंटी दे रही है और वारंटी के बाद भी गाड़ी चलेगी। और एक चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसमें 3000 चार्जिंग साइकिल्स होते हैं। अगर एक मिनिमम गाड़ी जो 200 किलोमीटर की भी रेंज देती है, कम से कम 200 किलोमीटर की रेंज देने वाली गाड़ियां हैं जो कि लोएस्ट रेंज है, तो भी आप लगा लीजिए 3000 से आप 200 को गुना कर दीजिए। आप सोचिए इतनी गाड़ी कोई आप चलाते हैं 6 लाख किलोमीटर, 6 लाख किलोमीटर के बाद भी आपकी गाड़ी 70%, 80%, 90% कहीं ना कहीं आपको रेंज देगी। डिपेंड करता है आपकी बैटरी आप किस तरह से मेंटेन कर रहे हैं, और उसमें भी उसको आप बेटर करा सकते हैं सिर्फ कुछ सेल्स चेंज करा के। तो लाइफ ऑफ बैटरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इंजन लाइफ से भी ज्यादा है। इनफैक्ट अगर आप उसको ढंग से रखें तो ये मेरे हिसाब से कोई कौन नहीं है। आपका क्या मत है मुझे बताइएगा, और ये मैं आपको प्रॉपर स्टडी के बाद बता रहा हूं। अब अगला कौन है कॉस्ट ऑफ ओनरशिप ऑफ व्हीकल। तो कॉस्ट ऑफ ओनरशिप ऑफ व्हीकल जरूर थोड़ी सी ज्यादा है, बट कुछ केसेस में, जैसे अगर आप कोई डीजल व्हीकल लेते हैं, फुली ऑटोमेटिक डीजल व्हीकल लेते हैं, तो उस केस में ईवीज की कॉस्ट कम हो जा रही है और डीजल की ज्यादा हो जा रही है या बराबर भी हो जा रही है। इन केस ऑफ पेट्रोल मैंने टियागो से कंपेयर कराया था, तो ईवी और ऑटोमेटिक पेट्रोल की कॉस्ट में सिर्फ 1.5 लाख का अंतर था। तो 1.5 लाख का अंतर कोई मायने नहीं रखता, कोई ज्यादा नहीं होता, और आप बहुत जल्दी उसको रिकवर कर लेंगे। ऑब्वियसली जब आपकी रनिंग कॉस्ट इतनी कम हो जाएगी, मेंटेनेंस इतनी कम हो जाएगी, और ईज ऑफ यूज को तो मैं कंपेयर ही नहीं कर रहा, उसको मैंने प्रो में भी नहीं लिया है। ईज ऑफ यूज इतना ज्यादा है कि एक बार आप अगर ईवी चलाने लगेंगे तो फिर आप कभी भी पेट्रोल और डीजल पे स्विच
नहीं करेंगे, और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। लास्ट कौन जो लोगों को लगता है वो है रीसेल वैल्यू। तो दोस्तों मुझे लगता है ये कौन नहीं है, क्योंकि अभी आज की डेट में गाड़ियां बहुत कम है ईवी। लोगों को अभी भरोसा नहीं हो रहा है कि ईवी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। लोग अभी खुद एक नए प्रोडक्ट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो जब डिमांड ही बहुत ज्यादा नहीं है तो रीसेल वैल्यू कहां से होगी। जैसे 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 मार्केट इसका बड़ा होता चला जाएगा, इसकी रीसेल वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, और मैं श्योर हूं कि इसकी रीसेल वैल्यू आपको पेट्रोल डीजल से ज्यादा मिलेगी। क्यों? अगर आपकी बैटरी लाइफ अच्छी है और बैटरी की वैल्यू अच्छी है, रेंज अच्छी दे रही है, इन दैट केस वो चीज आराम से टेस्ट हो सकती है, और उसी बेसिस पे आपकी रीसेल वैल्यू डिटरमिन होगी। तो अगर आप गाड़ी को ढंग से ड्राइव करेंगे, बैटरी को ढंग से रखेंगे, इसके ऊपर मैंने बैटरी मेंटेनेंस टिप पे भी एक कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं हमारी ईवी टिप्स की सीरीज में। तो आपकी रीसेल वैल्यू कभी भी आपको कम नहीं मिलेगी, प्रॉपर रीसेल वैल्यू आपको मिलेगी। बस थोड़े समय की वेट है। इनफैक्ट इनिशियली सीएनजी व्हीकल्स की भी कोई रीसेल वैल्यू नहीं होती थी, क्योंकि सीएनजी फिलिंग स्टेशंस नहीं थे, लोग सीएनजी को उतना समझ नहीं पा रहे थे। बट आज की डेट में आप देख रहे हैं हर कंपनी सीएनजी किट लगा रही है गाड़ी में, और सीएनजी गाड़ी की रीसेल वैल्यू पेट्रोल से ज्यादा है। तो ये एक एग्जांपल है आई थिंक जो कि सफिशिएंट है। बाकी मैं आपका ओपिनियन जरूर जानना चाहूंगा, कमेंट्स में मैं आपकी वेट करूंगा। तो दोस्तों ये था प्रोज एंड कॉन्स इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने और नहीं लेने के पक्ष में। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कर दीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नए धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए ईवी चलाएं, पर्यावरण बचाएं।